बटुक भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र तंत्र विशेषज्ञ। आज मैं सभी विद्यार्थियों के हित कल्याण के लिए 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेषतः पाठ 2 प्यूषम के जो पाटलिपुत्र वैभवम के नाम से है, उस पाठ को मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी 10th में हैं, 10वीं में हैं, वो सभी लोग इस पाठ से अवगत हो, पढ़ें और पढ़कर लाभ उठाएं, जिससे कि आपको 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में समस्या का निदान हो। इसलिए सभी विषय बिंदु को देखते हुए मैंने एक ही पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैं आप लोग बताता हूं। इस पाठ को पढ़ें और क्वेश्चन आंसर करें, लाभान्वित हो। चलते हैं। तो पाठ 2 है प्यूषम, भाग 2 का पाठ 2 है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, अर्थात पटना की सौंदर्यता के बारे में विश्लेषण किया गया है। पटना की सुंदरता क्या है, पटना के बारे में विशेषतः इसमें बताया गया है। कैसी है पटना, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का पुराना नाम क्या है, क्यों पटना नाम पड़ा, ये सब इसमें विषय है। संक्षिप्त परिचय बतलाया जाए तो कहते हैं क्या, इसमें कहता है कि विहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कि बिहार राज्य की राजधानी है पटना नगर, जिसका नाम पाटलिपुत्र है, सभी समयों में अपना महत्व को धारण किया है, सभी समय में अपना महत्व धारण किया हुआ है। कहते हैं अस्य इतिहास 60 सहस्र 2 वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2.5 वर्ष, मतलब 2500 वर्ष तक इसका इतिहास मिलता है। किसका? तो पाटलिपुत्र का, पटना का। पटना का इतिहास हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहासों में 2500 वर्ष तक के इसके इतिहास मिलता है। और आगे कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। कहते हैं इस पटना नाम नगर में धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अर्थात धर्मस्थल बहुत सारा चीज है वहाँ। पटन देवी हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, गंगा के तट पर है तो गंगा जी हैं, बहुत से धार्मिक स्थल कारण वहाँ प्रसिद्धि है। और राजनीतिक से बिहार की राजधानी होने के कारण वहाँ के राजनीतिक जो है बिहार की, वहीं से प्रारंभ होती है। उद्योग क्षेत्र मतलब कल कारखाना पटना में भी है, इससे ये तीनों से वहां विशेष ध्यान आकर्षण करने वाला स्थान को माना गया है। किसको? तो पटना को। अब कहते हैं वैदेशिका यात्रिण, विदेश के यात्री जो हमारे भारतवर्ष में आए थे, मेगास्थनीज फायान वेनसा इस सिंह प्रभृत्यम पाटलिपुत्र से वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज फायान वेनसा ये आए थे, कहते हैं ये सारे लोग पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में करते हैं और इस पटना का याद करते हैं कि कितना दिव्य, कितना सौंदर्य युक्त, कितना सुंदर यह पाटलिपुत्र पटना नाम नगर है, पटना नगर है। तो पटना नगर का व्याख्या अपने अपने विदेशी जो जितने भी हैं, जितने लोग आए, जिसमें 3 इसमें नाम दिया है आप लोगों के पुस्तक में, ये पटना के सुंदरता के बारे में अपने अपने ग्रंथों में करते हैं और वहाँ के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। विदेश के पुस्तकों में ये बताई जाती है कि भारत देश है जहाँ पाटलिपुत्र पटना जगह है, जिस स्थान पर सुंदरता जो इतनी अच्छी है, इतना दिव्य है, इतना ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सारे विषय को वहां पढ़ाया जाता है। आगे कहता है इसमें क्या, पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम समान परिचय वर्तते। इस पाठ में पटना के सुंदरता के बारे में, पटना के सौंदर्य के बारे में, पटना के खजाना के बारे में, पटना के दिव्यता के बारे में समान रूप से परिचय दिया है। इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो कहते हैं क्या,
प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्र महानगरम बभूव। कहते हैं प्राचीन भारतीयों में नगरों में अन्य नगर जिसका नाम पाटलिपुत्र हुआ, वसति विचित्र नगरम, गंगा के तट पर एक बहुत ही अनोखा नगर बसा, बहुत ही विचित्र नगर बसा। मतलब पूरे भारत के मानचित्र में देखा जाए तो मानचित्र में संपूर्ण भारत में पटना जो नगर जो है एक गंगा के तट पर विचित्र नगर बसा हुआ है, यह आपकी पुस्तक कह रहा है। आगे कहता है तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीति मताख्य काव्य कथ्यते। उसके दो विषय में, इसके दो विषय, पाटलिपुत्र के दो विषय में दामोदर गुप्ता नाम के कवि हैं। तो दामोदर गुप्ता नाम के कवि कूटनीति अपने काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम, मही मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जिसकी सरस्वती परंपरा मतलब कि रीति रिवाज चली आ रही है, ऐसा महानगर है। जैसे हमारे शरीर में एक स्थान चंदन का होता है, ठीक उसी पर इस पृथ्वी पर पटना नाम नगर है जो कि जिसकी सरस्वती परंपरा मतलब पुरानी रीति रिवाज चली आती है, जिसका नाम क्या है, नामना पाटलिपुत्र, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। और परिभूत वो स्थान कैसा है, तो इंद्र का जो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अच्छा इस स्थान को माना जाता है। कहते हैं दामोदर गुप्ता कि पटना जो स्थान है यह स्वर्ग से भी सुंदर है। अपने कूटनीति काव्य में कहते हैं कि पटना जो नगर है, स्वर्ग और पटना को एक साथ रख दिया जाए तो स्वर्ग से भी अच्छा मानते हैं, ये हमारे दामोदर गुप्ता कूटनीति काव्य में। अब आगे क्या कहता है, इतिहास सूर्यते यत गंगाया स्त्रिय बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है, क्या इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास्त्र, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर गौतम बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित है, पटना नाम का गांव था। अब देखिए यहां बनता है क्या, तो जहां जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार का वहां के माहौल होता है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत के समागता, जहां भगवान गौतम बुद्ध बहुत दिन रहे, अब स्वाभाविक बात है जो इस प्रकार का व्यक्ति जहां रहेगा उसी प्रकार का माहौल पैदा करेगा, जन्म देगा। तो भगवान गौतम बुद्ध सात्विक और धर्मशास्त्र परायण व्यक्ति थे, धर्मशास्त्र अध्ययन करने वाले थे, वैदिक के अध्ययन करने, वेद का अध्ययन करने वाले थे, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले थे और संत भी थे। इस विचार से वो क्या हुआ, तो कहते हैं जहां बहुत दिनों तक गौतम बुद्ध है तो क्या करेंगे, तो तपस्या किए और कहते न कथम आसित यद ग्राम महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयास्तम भविष्यति, और उन्हीं के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था, और वही कहे थे, क्या कहे थे कि यह गांव जो है एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़ा महानगर होगा, बहुत बड़ा महानगर होगा। लेकिन अब यहां लेकिन लगा देते हैं क्या, किंतु यहां के लोग कलह से, अग्निदाह से, आग लगने से, जल से और दाहार से सभी लोग यहां पीड़ित रहेंगे। क्यों, तो स्वाभाविक बात है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का काटूहगम कुआं में डाल दिया था, तो कलह से स्वभाव सामने प्रतीत होता है। अग्नि ज्यादा का कल कारखाना है तो स्वाभाविक बात है कि वहां आग इत्यादि लगेगी, जिस कारण सभी लोग वहां कष्टमय स्थिति हो। जल पर गंगा के तट पर है तो गंगा जब बढ़ेगी तो पटना में दहाड़ अइबे करेगा। आज भी स्थिति देखते हैं कि जब ज्यादा पानी हो जाता है, वर्षा का पानी जो, तो पटना थोड़ा सा जलमग्न हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि यह पटना जो है एक दिन ऐसा आएगा, महानगर तो होगा, विख्यात तो होगा, लेकिन यहाँ के लोग सभी लोग कष्टमय स्थिति प्राप्त करेंगे। कैसे, तो यहाँ के लोग आग लगने से, दहाड़ से और आपस में मार काट कलह के कारण यहाँ के लोग पीड़ित रहेंगे, बहुत कष्टकारी स्थिति नहीं रहेगी। उन्हीं के द्वारा कहा गया था। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता। कुछ समय बाद जो हुआ, समय बीतते गया, समय आया,
वह पटना नाम का गांव भी, पटना नाम का नगर हो गया। यह हमारे शास्त्रज्ञ, हमारे इतिहासकार लोग बताते हैं इस विषय बिंदु को। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजवस्था मेगास्थिन स्वस्मरणसो निरूपयति। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नगर की व्यवस्था, सुंदरता अपने माध्यम से, दिव्यता से किए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वहां की रक्षा की दृष्टि से देखिए, सुंदरता की दृष्टि से देखिए, और उसकी शोभ्यता जो है और अच्छा बनाए, सारे व्यक्तियों, सारे प्रजाओं की रक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा। वो अपने राज्य काल में, अपने समय काल में सब लोगों को हिफाजत, सब लोगों को रक्षा करना उनका कर्तव्य बना, जो कि अपना कर्तव्य निर्वाहन किए। फिर कहते हैं क्या, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। और कहते हैं उसके से भी अच्छा जब सम्राट अशोक आए तो सम्राट अशोक ने भी इस पटना की सुंदरता जो है बहुत ही बहुत सुंदर बनाए। प्रिय दर्शना, देखने में प्रिय, जब पटना लोग जाता था तो कहते हैं कि देखने में आकर्षित महसूस होता था। वैसे पटना का अपने शासन काल में उन्होंने बताया। अब सम्राट अशोक क्यों कहते, सम्राट क्या है? तो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, सम्राट होते हैं। मतलब कि एक राजा अपने क्षेत्र का आधिपत्य करता है और 100 राजा का आधिपत्य जो व्यक्ति करता है उसको महाराजा कहते हैं। एक राजा जो अपने नगर क्षेत्र का आधिपत्य करता है वो राजा हुआ, और जो 100 राजाओं का आधिपत्य करता है वो महाराजा हुआ। और सम्राट किसे कहते हैं भाई? तो हजारों 100 महाराजाओं का आधिपत्य करता है जो स्वामी होते हैं उसे सम्राट कहते हैं। सम्राट मतलब सबसे बड़े राजा, उसके समान कोई राजा नहीं। तो अशोक क्या थे? सम्राट थे। किस देश के थे? तो भारत के। भारत में कहा? पटना उनके राज चलता था। तो पूरे विश्व का एक राजा थे, कौन? सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व पर राज किया। बताया जाता है सम्राट अशोक कहते हैं, सिकंदर के समान। तो सम्राट अशोक ने इसकी व्यवस्था, रक्षा जब इनके हाथों में आई तो बहुत सुंदर से, बहुत दिव्यता से, बहुत आगे बढ़ाए, बहुत सुतरा समृद्ध, बहुत समृद्ध किए इस पटना को, जिसको हम लोग अपने भाषा में नहीं कह सकते हैं। और कहता है ये कि आगे, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्वकविमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे साधना स्मृति। बहुकालम पाटलिपुत्र से, बहुत समय से पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा, मतलब पुराने रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज चली आ रही थी। यह राजशेखर एक कवि हैं, पुस्तक में बताता है कि राजशेखर नाम के जो कवि हैं वह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, एक उनकी लिखी हुई रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर का लिखी हुई रचना कौन है? तो काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में वो स्मरण करते हैं, याद बताते हैं क्या कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिह पाणिनि पिंगला विह व्याढ़ वररुचि पतंजलि परीक्षा ख्याति उपजन्महु जगमहु। अत्रोप वर्ष वर्षा भी है। यहाँ वर्ष और उपवर्ष ये कोई समय काल का नाम नहीं है। तो वर्ष और उपवर्ष जो है विद्वान थे। पाणिनि पिंगला, और पाणिनि थे पिंगला, पिंगल ऋषि थे। बरुचि और पतंजलि, ये 6 विद्वान पटना में ही पढ़े थे। कहाँ पटना में? तो सबसे प्राचीन जो है विश्वविद्यालय है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ही वर्ष और उपवर्ष के विद्वान जो थे आचार्य के रूप में थे, जिसको शिक्षक के रूप में थे, जिसके अंडर में पाणिनि और पतंजलि पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ कि जब पढ़े थे ये, तो पाणिनि कौन थे? जिन्होंने व्याकरण का
उत्तर भारत में प्रचलित किया, जिसने ने लिखा सिद्धांत कौमुदी कौमुदी। पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा, व्याकरण के महाभाष्य को लिखा। तो अब कहना यहां यह बनता है बरुचि और पतंजलि, बरुचि पतंजलि, तो ये पटना में रह करके ही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और वहीं पर अध्यापक के रूप में भी अपने नाम को ऊंचा किया। तो कहते हैं राजशेखर जी की पटना ऐसी नगर है जहां पूरे विश्व की प्रतिनिधित्व करता है, वैसा स्थान है पटना। और पटना को हम लोग उस अच्छे दृष्टि से देखते हैं और पूरा भारत भी इस पटना को बहुत ही ज्ञानवान और अच्छा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि जो व्याकरण के उतने उद्भट विद्वान थे जिनका नाम पाणिनि हुआ, पतंजलि जिनको भाष्य लिया, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे विद्वान उनके योग का द्वारा अपने नाम को प्रचारित करते हैं। पतंजलि का स्टोर जहां तहां खुला हुआ है, वो पतंजलि का भी अध्ययन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कौन से विद्यालय में? विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो पटना जो है बहुत ही विश्वविख्यात है और राज्य का जितना नाम नहीं है उससे 1000 गुना नाम फेम हमारे पटना का मिलता है इतिहासों में। तो अत्रोप वर्ष वर्षा पाणिनि पिंगला विह ब्याड बरुचि पतंजलि है परीक्षा ख्यात हो जाओ। और पिंगल ऋषि जो थे, तो पिंगल ऋषि क्या किए? तो पिंगल ऋषि नहीं कहते हैं कुछ लगा ढेर पिंगल मत पढ़, भोजपुरी में कहावत है ढेर पिंगल मत पढ़। पिंगल मतलब क्या हो? राग की रचना करना। जितना हम लोग आज भोजपुरी से लेकर हिंदी गायन सुनते हैं, इसमें राग की प्रधानता होती है, हारमोनियम वादल से करते हैं। तो कहाँ से हुआ? तब पिंगल ऋषि ने छंद का निर्माण किया। जिससे पहले हम लोग संगीत गाते थे तो संस्कृत में ही छंद में संगीत, जैसे कि किसी भी वेद इत्यादि के छंद का निर्माण हुआ। जैसे एक बहुत सुंदर संगीत है कि श्रित कमला को चामंडल धृता कुंडल है, हरि है कलित ललित वनमाला कि जय जय देव हरे, हरि है कलित ललित वनमाला कि जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन भव रंजन हरि है केली निदान कि जय जय देव हरे। थोड़ी सी पंक्ति हमको याद है जिसने आपको बता दिया आप लोगों को। तो ये जिसमें लय जो है, तो लय का निर्माण करता कौन है? पिंगल ऋषि। जिस लय के आधार पर, जिसके राग के आधार पर हमारे सारे अभी वर्तमान में जितने भी गायक है संगीत को निर्माण करते हैं, अपने नाम को फेमस कमाते हैं। तो पिंगल ऋषि ने क्या किया? राग का निर्माण किया, छंद का निर्माण किया, जिस छंद के आधार पर बहुत सारे संगीत आज के डेट में, वर्तमान युग में, उस समय से लेकर आज के डेट में क्या हुआ? तो प्रचलित हुआ। अब कहते हैं कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणासु पाटलिपुत्र नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहते हैं कितने प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो बहुत प्राचीन नाम पटना का कहते हैं पुष्पपुर कुसुमपुर मिलता है। पटना का अत्यधिक प्राचीन नाम देखा जाए तो क्या नाम होता है? तो पुष्पपुर कुसुमपुर होता है। अब कहते हैं क्या? अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पा नाम बहुल उत्पादन भवति। इससे जाना जाता है क्या कि इस नगर में फूलों की खेती बहुत होती थी। पुष्पा नाम बहुत उत्पादन भवति मतलब फूलों की खेती बहुत होती थी। अर्थात पटना नाम नगर पर पहला पुष्पपुर कुसुमपुर था। तो ये पुष्पपुर कुसुमपुर क्यों? तो वहां बहुत ज्यादा फूलों की खेती होती थी, जिसके आधार पर पटना का नाम कुसुमपुर पुष्पपुर था। अब देखिए, तो जहां का जो प्रचलित होता है व्यवस्थाएं, उसी के नाम पर आधारित वहां पर लोग क्या करते हैं? तो नाम रखते हैं उस क्षेत्र, उस स्थान का। तो पटना क्यों नाम पड़ा?
तो फूलों की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ का नाम पुष्पपुर कुसुमपुर बहुत पहले पटना का नाम है। बहुत बड़ा बड़े एग्जाम में इसको पूछता है, यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में भी इस विषय बिंदु को आता है, इसलिए आप लोग इस विषय बिंदु को जान लेते हो। पटना जो था पहले प्राचीन नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर, यह मिलता है। क्यों? तो वहां फूलों की खेती होती थी, इसलिए उसका नाम पुष्पपुर कुसुमपुर होता है। अब कहता है क्या कि पाटलिपुत्रमिति शब्दों में पाटल पुष्पा नाम पुतली का रचना आश्रित्य प्रचलित। कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम भी शब्द भी पाटल पुष्प पर रचा गया। पाटलिपुत्र नाम जो है पाटल पुष्प के नाम पर ही इस पटना नाम का नगर पाटलिपुत्र रखा गया। क्यों? और पाटल पुष्प कौन है भाई? तो पाटल पुष्प जो है बेटा सबके प्रिय फूल है, सब लोग उस फूल से आकर्षित हैं। क्या? तो गुलाब के फूल को संस्कृत में पाटल पुष्प कहते हैं। ठीक है, गुलाब के फूल को संस्कृत में पाटल पुष्प कहते हैं। अब यहां से यह जाना जाता है कि पटना में जो था पाटल पुष्प, गुलाब के फूल की अत्यधिक खेती होती थी, जिस कारण बस पाटलिपुत्र नाम पड़ा उसका। समझिए बात, पाटलिपुत्र क्यों नाम रहा? तो पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूल के नाम पर यह पाटलिपुत्र नाम पड़ा। क्यों? कि पाटल पुष्पों की खेती मतलब गुलाब के फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिस कारण पाटलिपुत्र का नाम पाटल पुष्प पड़ा। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब कहता है शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त व शासन काले अति प्रचलित। ठंडी के ऋतु में जब जनवरी के समय आता है तब पटना में गांधी मैदान में एक पुस्तक मेला लगता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पटना में गांधी मैदान में ठंडी के समय में एक पुस्तक मेला लगता है। अब उस पुस्तक मेला का नाम क्या है भाई? बहुत सारे व्यक्तियों से पूछा जाए तो व्यक्ति लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि पुस्तक मेला लगता है, किसी से पूछा जाए कि पुस्तक मेला का नाम क्या है तो वो नाम नहीं बता पाए। क्यों? तब हम बताते हैं आपको। तो जो पाणिनि ने लिखा था सिद्धांत कौमुदी कौमुदी, तो इसलिए कौमुदी के नाम पर ही यह पुस्तक मेला लगता है, जिसका नाम है कौमुदी उत्सव। कौमुदी संस्कृत के बहुत बड़ा व्याकरण के एक पुस्तक है, शास्त्र है, जिस कौमुदी के नाम पर ही पटना का जो पुस्तक मेला लगता है उसका नाम हुआ क्या? कौमुदी उत्सव। तो पटना के पुस्तक मेला का क्या नाम होता है? कौमुदी उत्सव। अब कहते हैं यह पुस्तक के माध्यम से बता रहे हैं। तो कौमुदी उत्सव यह कब से? तो गुप्त वंश शासन, चंद्रगुप्त से लेकर जितने भी गुप्त वंश शासन काल प्रारंभ हुआ उस समय से यह जो है बहुत ही प्रचलित है समारोह, जो कि पुस्तक मेला के नाम से हम जानते हैं। जिस पुस्तक के मेला का क्या नाम हुआ? कौमुदी उत्सव। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष ठंडी के ऋतु में हम लोग मनाते हैं। वहां